नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो देखो भाई, हमारी जो भारतीय स्वतंत्रता क्रांति है वो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति भी आगे बढ़ रही है और इसमें आपको योगदान निभाना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और हमारी पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। अच्छा, ये जो इवेंट्स थे ये क्या थे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो दो धड़ों के अंदर बटी। एक चाहते थे कि भाई चुनाव के अंदर जो है हम सहभागिता दें, एक चाहते थे कि भाई हमें चुनाव के अंदर जो है वो भागीदारिता नहीं देनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से 1923 में स्वराज दल जो है उसकी स्थापना हुई, क्या क्या उससे रिलेटेड घटनाएं थी। और हम बात करने वाले हैं एक ऑल वाइट कमीशन के बारे में, एक ऐसी कमीशन जो भारत में संवैधानिक विकास, संवैधानिक सुधार को लेकर आने वाली थी, पर सबसे बड़ी आयरनी यह है कि उसके अंदर कोई भारतीय था ही नहीं। तो हम चर्चा करने वाले हैं इन सारे इवेंट्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गया सेशन से। तो देखो भाई, पिछले वाले पार्ट में हमने ये चर्चा करी थी कि किस तरीके से गया सेशन के अंदर जो है दो पार्ट्स के अंदर जो है वो कांग्रेस बट जाती है। अब कौन से थे वो दो पार्ट्स, उनको बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, गया सेशन के अंदर जो दो धड़ों में कांग्रेस बटती है उनका मुख्य मुद्दा था चुनाव। एक धड़ा चाह रहा था कि भाई चुनाव के अंदर हमें जो है वो पार्टिसिपेशन करना चाहिए, सहभागिता देनी चाहिए, और दूसरा धड़ा चाह रहा था कि भाई हमें जो चुनाव है उसका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। एक चाहता था कि भाई पार्टिसिपेट करें और दूसरा कह रहा था कि भाई हमें जो है पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। जो धड़ा, जो ग्रुप चुनाव के अंदर सहभागिता देना चाहता था, जो चुनाव लड़ना चाहता था, उस ग्रुप को क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी बोले तो प्रो चेंजर्स। ये लोग क्या चाहते थे? ये सामान्य भाषा में चाहते थे कि भाई हमें जो है चुनाव के अंदर सहभागिता देनी चाहिए, हमें विधानमंडल का पार्ट बनना चाहिए, और विधानमंडल का पार्ट बनने के बाद जो है हमें विरोध नीतियां करनी चाहिए, यानी हमें जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए। ये वाला सारा ग्रुप जो है वो क्या चाहता था कि भाई चुनाव के अंदर हम जो है सहभागिता दें, चुनाव में हम भाग लें। दूसरा जो ग्रुप था जो चाहता था कि भाई हमें किसी भी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनाव के अंदर सरकार का पार्ट बन गए, हम चुनाव जीत जाते हैं और सरकार का अगर पार्ट बन जाते हैं तो हमें सरकार की नीतियों का साथ देना पड़ेगा, और अगर हम अंग्रेजी सरकार की इन शोषणकारी नीतियों का साथ दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा नुकसानदायक है, वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो एक माइंड मैप से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, कौन थे वो ग्रुप्स, कौन कौन लोग थे और क्या वो चाहते थे। सबसे पहले ग्रुप की अपन बात कर लेते हैं परिवर्तनवादी, जो कि हैं प्रो चेंजर। इसके अंदर कौन कौन लोग आते थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और विठ्ठलभाई पटेल। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भाई हमें चुनाव के अंदर जो है वो सहभागिता लेनी चाहिए, विधानमंडल का जो है वो पार्ट बनना चाहिए, और उसके बाद उसका पार्ट बनने के बाद विधानमंडल के कार्यों का विरोध करना चाहिए, इनका ये मानना था कि भाई अगर हम किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ते तो कोई और आएगा और कोई और आकर जो है इन विधानमंडल का पार्ट बनेगा, तो उससे बेटर है कि हम लोग खुद ही जाएं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम खुद ही जाएं और किसी तरीके से इस विधानमंडल के कार्यों के अंदर बाधा बने, इनका विरोध करें। दूसरा कौन सा ग्रुप था? दूसरा ग्रुप था अपरिवर्तनवादी, बोले तो नो चेंजर्स। दूसरा ग्रुप था अपरिवर्तनवादी, बोले तो नो चेंजर्स। ये कौन कौन लोग थे? इसके अंदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों के तीनों लोग थे। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि भाई हम तो जो है वो चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें, और साथ ही साथ हमें चुनाव से हटकर अब रचनात्मक कार्यक्रम यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। हमें रचनात्मक कार्यक्रम के अंदर अगर काम करेंगे, इनके लिए काम करेंगे, तो हमारे समाज के अंदर जो है वो एकजुटता आएगी, राजनीतिक चेतना आएगी, और हम भारत की आजादी का जो सपना है उसको संजो के रख रहे हैं, तो इस वजह से भारत की आजादी जो है वो पूरी तरीके से जल्दी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? तो दो ग्रुप्स थे, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है। अब क्या होता है आगे घटना ये होती है कि जब परिवर्तनवादियों को ये लगता है कि भाई कांग्रेस जो है वो तो हमारी बात मान नहीं रही है और हमें जो है 1923 के चुनावों के अंदर पार्टिसिपेट करना है, 1923 के चुनावों को लड़ना है, तो जितने भी परिवर्तनवादी नेता थे वो मिलकर जो है एक दल का निर्माण करते हैं, एक पार्टी का निर्माण करते हैं। तो ये कहानी है भैया इस पार्टी की, कौन कौन लोग थे, कब उसकी स्थापना हुई, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, कौन उसके सेक्रेटरी थे, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हम कहानी सुन रहे हैं भाई किसकी? स्वराज दल की। कौन? भाई परिवर्तनवादी जो परिवर्तनवादी हैं, उनके लिए जब कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए कि भाई कांग्रेस ने मना कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1923 के चुनाव में कोई
भाग नहीं लेगा तो परिवर्तनवादी जो है वो एक धड़ा बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं जिसका क्या नाम रखा, स्वराज दल। अब इसकी स्थापना कब होती है, 1923 में होती है। इस स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, सीआर दास साहब। ये रे भाई सीआर दास, फोटो देख लो। सीआर दास साहब जो थे वो इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। अब मुझे जल्दी से बता दो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सीआर दास को किस नाम से जाना जाता है, तो हमें अच्छे से याद है, उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और जब बात होती है दीन बंधु की, तो किसको जाना जाता है, सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे टाइटल्स को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ऐसे फैक्ट्स को जो है अपनी कॉपी के अंदर साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन सेक्रेटरी कौन थे, तो सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू साहब। मोतीलाल नेहरू साहब जो थे वो इस स्वराज दल के, इस स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो फोटो देख लो, मोतीलाल नेहरू साहब। ये कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के सचिव थे। क्लियर है यहां तक बात। अब इस स्वराज पार्टी 1923 के चुनाव लड़ती है बढ़िया तरीके से। चुनाव में जब लड़ती है तो उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। क्या प्रदर्शन होता है कि केंद्रीय विधानमंडल यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 सीटों में से 42 सीटें जो है वो ये स्वराज पार्टी अपने दम पर जो है पूरी तरीके से प्राप्त कर लेती है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है कि इतने ज्यादा बड़े यानी 101 में से 42 सीटें जब जीत जाती है तो पहले भारतीय को अब जो है इस विधानमंडल का, इस विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाता है। और कौन थे वो पहले भारतीय, कौन थे वो पहले भारतीय, तो याद करके बता दो जल्दी से, कौन, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने, कौन, तो विट्ठल भाई पटेल। ये सारी की सारी बातें हो गई स्वराज दल की। स्वराज दल कब स्थापना हुई, 1923 में। सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे, तो याद करके बता दो, कौन, अध्यक्ष थे सीआर दास साहब, चित्तरंजन दास साहब। और इंपॉर्टेंट बात, जब 1923 के चुनाव होते हैं तो 101 सीटों में से 42 सीटें जो है ये स्वराज पार्टी जीत जाती है और जीत कर केंद्रीय विधानसभा का पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पे किसको बना देती है, विट्ठल भाई पटेल को। क्लियर है यहां तक बात। अब इस स्वराज दल ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी और स्वराज दल का क्या क्या रेलेवेंस था उसके बारे में डिस्कस अपन कर लेते हैं। स्वराज दल के कार्य, 1923 के चुनाव में तो इन्होंने सफलता प्राप्त की ही, साथ ही साथ विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन था उसको पूरी तरीके से उसकी विफलता बताई और उसको कहा गया कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ में एक मूडीमैन कमीशन, मूडीमैन समिति जो है उसकी नियुक्ति हुई। क्या थी ये मूडीमैन कमीशन, मूडीमैन समिति जो थी वो कह रही थी कि भाई प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है उसकी कमियां जो हैं उसके बारे में ये मूडीमैन कमीशन जो है बनाई गई थी। लेकिन स्वराज पार्टी ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया कि भाई जो मूडीमैन कमीशन द्वैध शासन की कमियां बता रही है, ये द्वैध शासन जो है पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। ये काम भी किसने किया, स्वराज पार्टी ने। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक ली कमीशन थी, ली कमीशन थी, उसका भी विरोध जो है वो स्वराज पार्टी ने किया। इसके अलावा और क्या काम किया, तो पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों बिलों का भी स्वराज पार्टी ने पूरी तरीके से विरोध किया। किसका, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। साथ ही साथ गोलमेज परिषद बुलाने की भी मांग किसने करी, तो स्वराज पार्टी ने गोलमेज परिषद बुलाने की मांग करी। तो बात हो गई क्या, कि सारी की सारी स्वराज पार्टी की थी। अब जी स्वराज पार्टी जब इतना अच्छा काम करी थी तो उसका पतन कैसे हुआ, आने वाले हम दिनों में देखते हैं कि स्वराज पार्टी का पतन होने लग जाता है। कारण क्या था, पहला कारण तो यह था कि भाई सीआर दास की मृत्यु हो जाती है तो पूरी की पूरी पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाती है, लीडरलेस हो जाती है। लीडरलेस होने की वजह से पूरी की पूरी पार्टी बिखर जाती है। और साथ ही साथ जो और दूसरे नेता थे उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी मंत्री परिषद पाने, मंत्री परिषद का मेंबर बनने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए, कि अब स्वराज पार्टी जो है वो स्वार्थ का गढ़ बन चुकी थी और अब उस पतन की तरफ वो जा रही थी। तो ये कहानी हो गई भैया स्वराज पार्टी की। इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स अपन ने कवर कर लिए। अब एक क्वेश्चन आ गया तो मुझे जल्दी से बता दो भाई कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923। अध्यक्ष कौन, सीआर दास। और याद करके बता दो क्या, सचिव कौन, तो मोतीलाल नेहरू। अब ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, मुझे बार बार याद दिला देता हूं क्या, कि भैया जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, स्पीकर कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, जो हमारे प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, केंद्रीय विधानसभा के कौन थे, तो याद करके बता दो भाई, विट्ठल भाई पटेल। सारे फैक्ट्स क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमीशन की। मुझे एक बात बताओ, आपको कैसा लगेगा कि आपको एक घर बनवाना है और आपने उस घर बनवाने के लिए कि भाई वो घर कैसा होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, किस तरीके उसके अंदर फंक्शन होने चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बनवानी। तो इसके लिए आपने एक समिति बनाई
और उस समिति में जब आपने बनाई तो घर का कोई भी सदस्य नहीं था, तो कैसा महसूस हुआ होगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा ही बुरा लगता है उस समय के भारतीयों को। क्यों? क्योंकि एक कमीशन अब जो है भारत में आ रही थी और इस कमीशन का मेन क्या काम था? संवैधानिक सुधारों की जांच करना, संवैधानिक सुधारों की जांच करना और साथ साथ में 1919 के मॉन्टेग्यू कैम्फोर्ड रिफॉर्म को देखना कि भाई इसने किस तरीके से काम किया और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, किस तरीके से इसने सुधार किया या नहीं किया। संवैधानिक सुधार करना भारत के अंदर इस कमीशन का इंपॉर्टेंट काम था। यह जिम्मेदारी दी गई किसको? जॉन साइमन को। और ये जो पूरी की पूरी कमीशन थी इसमें 7 लोग थे, 7 मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड थे। क्लियर है यहां तक बात? और इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि इस साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी इस साइमन कमीशन को जाना जाता है। ये पूरी की पूरी अंग्रेजों द्वारा थी, ऑल वाइट कमीशन थी, तो भारत में इसका बहिष्कार होना पूरी तरीके से निश्चित था। तो अब इस साइमन कमीशन के कॉन्सेप्ट को अपन कब, क्यों, कौन के कॉन्सेप्ट में जो है अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले कब आई? तो भैया नवंबर 1927 में आई, नवंबर 1927 में आई। इसका मेन काम क्या था कि भारत के अंदर संवैधानिक सुधारों के ऊपर सुझाव देना, साथ ही साथ संवैधानिक सुझावों पे सुधार देना है। भारतीयों के लिए एक संविधान की रचना करनी है तो उसके अंदर कम से कम भारतीय तो होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जब भारतीय नहीं था तो विरोध जो था वो पूरी तरीके से निश्चित था। अब क्या इंपॉर्टेंट घटना होती है कि जहां जहां पर भी ये जो साइमन कमीशन है वो जाती है, जहां जहां पर भी साइमन कमीशन जाती है वहां वहां पर इसको काले झंडे और विरोध का सामना करना पड़ता है और लोग जो है पूरा का पूरा भारत जो है वो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों में जो है पूरी तरीके से गूंज उठता है। अब अपन बात कर लेते हैं भैया कि ये जो साइमन कमीशन थी इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए, इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया कि एक अखिल भारतीय संघ की रचना की जाए। किसकी रचना की जाए? अखिल भारतीय संघ की रचना की जाए, जिसके अंदर जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जितनी भी रियासतें हैं, वो सब के सब इसके अंदर होने चाहिए। एक ऑल इंडिया फेडरेशन, एक अखिल भारतीय संघ की रचना की जाए। पहली चीज हो गई। दूसरी, इसने रिकमेंडेशन किया कि भाई किस तरीके से सिंध को तो एक नया राज्य बनाया दिया जाए और बर्मा को जो है वो भारत से पृथक कर दिया जाए। सिंध को एक नया स्टेट, एक नया राज्य बना दिया जाए और बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाए। ये सारी की सारी बातें साइमन कमीशन दी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात साइमन कमीशन कहती है कि केंद्र के अंदर एक उत्तरदायित्व सरकार का गठन होना चाहिए। केंद्र के अंदर जो है वो एक उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात साइमन कमीशन क्या कहती है? साइमन कमीशन कहती है कि भाई किसी भी तरीके से एक लचीले संविधान को बनाना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी रचना करनी चाहिए। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो साइमन कमीशन कह देती है। अब साइमन कमीशन का तो पूरे भारत में विरोध हो ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज थी, कुछ ऐसे धड़े थे जो साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहे थे। बाकी सारे धड़े तो जो है इसका विरोध कर रहे थे। क्वेश्चन कहां से आ जाता है कि ऐसे कौन से ग्रुप्स थे, ऐसी कौन सी पार्टियां थी, ऐसे कौन से धड़े थे जो साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहे थे? याद करके बता दो। एक तो थी जस्टिस पार्टी, एक थी यूनियनिस्ट पार्टी, एक थी मुस्लिम लीग का राफी गुट। मुस्लिम लीग का राफी गुट, तो जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का राफी गुट जो था वो साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहा था। और साइमन कमीशन आपने याद करा होगा कि भाई जो भी कमीशन होती है उसका जो चेयरमैन होता है उसके नाम से कमीशन जानी जाती है। तो इस कमीशन का हेड कौन था? जॉन साइमन। कौन था भैया? जॉन साइमन। फोटो में देख लो, जॉन साइमन। और जॉन साइमन जब इसका हेड था तो इस वजह से इस कमीशन का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। वैसे इसका टेक्निकल नाम क्या है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है इसका टेक्निकल नाम है। 1927 में बनी और मेन काम क्या था? संवैधानिक सुधारों की जांच करना और अपने रिकमेंडेशन देना। तो भाई आज की इस पूरी की पूरी क्लास को अपन छोटे से क्विक से रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि भाई किस तरीके से कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी। एक थे परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी। एक चाहते थे कि भाई चुनाव के अंदर भागीता दें, दूसरे चाहते थे कि भाई हम चुनाव के अंदर जो है वो बहिष्कार कर दें और रचनात्मक कार्यक्रम करें उसके अंदर। साथ साथ में हमने देखा 1923 में जो परिवर्तनवादी थे उनको एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत थी, तो वो मिलकर जो है वो परिवर्तनवादी एक राजनीतिक पार्टी बना देते हैं। उस राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? तो याद करके बता दो, स्वराज दल था। 1923 के अंदर उसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? बार बार रटवा रहा हूं, CR दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे।
उस स्वराज पार्टी ने क्या किया भाई, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके 101 सीटों में से 42 सीटें जो है वो जीत जाती है और केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना देती है विट्ठल भाई पटेल को। मूडीमैन कमीशन की जो नियुक्ति होती है उसका विरोध करती है, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन सारी चीजों का वो विरोध करती है और भारत सरकार की जितनी भी शोषणकारी नीतियां थी उसको विरोध करती है। करने के बाद हम ये चीज देखते हैं कि भाई ये जो पूरी की पूरी स्वराज पार्टी थी इसका पतन हो जाता है क्योंकि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और ये नेतृत्व विहीन हो जाती है। इसके बाद हमने देखी ऑल वाइट कमीशन जो कि थी साइमन कमीशन, 1927 में आई। जॉन साइमन इसके हेड थे और इसने 3 मुख्य सुझाव दिए। पहला कौन सा कि भाई एक अखिल भारतीय संघ बना दी जाए, सिंध को एक नया राज्य बना दिया जाए और साथ साथ में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के तौर पे साइमन कमीशन कहती है कि भाई केंद्र में जो है एक उत्तरदायी शासन जो है वो होना चाहिए और एक लचीला संविधान होना चाहिए। जितनी भी जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती हैं, पर कुछ पार्टियां थी जैसे यूनियनिस्ट पार्टी और कौन सी, एक मुस्लिम लीग का राफी गुट जो है ये पूरी तरीके से इस साइमन कमीशन के साथ रहती है, इनका विरोध नहीं करती। तो ये सारी की सारी बातें आज की इस क्लास में थी। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।